हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 10 करेंगे, साउंड। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। साउंड। ड्रॉ लाइंस टू मैच ईच साउंड विद इट्स लाइकली सोर्स। अब यहाँ पे हमें कुछ सोर्सेज गिवन है और कुछ साउंड्स गिवन है। हमें क्या करना है, इन सोर्सेज, ये जो सोर्सेज जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो आपको यहाँ पे इनको मैच करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या, एक लायन है। लायन क्या करता है, रोर करता है। बर्ड क्या करती है, चर्प करती है। डॉग बार्क्स। और केटल में क्या होगा, विसल। Sound plays a vital role in our lives, helping us to be aware of our surroundings and communicate with others. For instance, the beer of a car horn warns us of an approaching vehicle, and the chime of a doorbell signals that someone is at the door. Recognizing the sound of a familiar voice can immediately tell us who is speaking without even seeing them. तो साउंड हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये हमें अवेयर बनाती है, हमारे सराउंडिंग्स के बारे में हमें बताती है, कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है सबसे। फॉर एग्जाम्पल, जो कार में बीप होती है, कार के हॉर्न की जो बीप होती है, उससे हमें क्या वार्निंग मिलती है कि कोई एक व्हीकल हमारी तरफ आ रहा है। या फिर जो डोरबेल पे टाइम होती है, जो डोरबेल की साउंड होती है, उससे हमें क्या सिग्नल मिलता है कि कोई डोर पर है, समवन इज एट द डोर। तो हम क्या करते हैं, साउंड की हेल्प से हम फेमिलियर वॉइस को भी पहचान सकते हैं, बिना उस पर्सन को देखे, हम उसको देखे बिना हम पहचान सकते हैं कि ये वॉइस किसकी है। नाउ व्हाट इज साउंड? Sound is a type of energy, like heat and light, that we perceive through our ears. This energy creates vibrations that travel through a medium, such as air or water, reaching our eyes and allowing us to hear. Not only humans but also animals and machines produce sound. We encounter a variety of sounds daily, from the gentle hum of a fan to the loud roar of an aeroplane. The sensation of hearing is crucial for understanding our environment. At home, we might hear the gentle bubbling of a fish tank, the soft ticking of a clock, or the sizzling of food being cooked. In a library, the rustling of pages, the quiet footsteps, and the occasional whisper are the sounds that dominate. On a busy street, we are surrounded by the sounds of engines, people talking, and the rhythmic clatter of a skateboard on the pavement. तो साउंड के एक तरीके की एनर्जी है। जैसे हीट और लाइट एनर्जी होती है, ऐसे ही साउंड भी क्या एक एनर्जी है, जिसको हम अपने ईयर्स की हेल्प से परसीव करते हैं। तो ये एनर्जी क्या करती है, हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में क्या करती है, वो वाइब्रेशंस क्रिएट करती है, जो मीडियम के थ्रू ट्रैवल करते हैं, चाहे वो एयर हो या वाटर हो, उसके थ्रू वो ट्रैवल करते हैं और हमारे ईयर्स तक पहुंचते हैं, जिसकी हेल्प से हम सुन पाते हैं। तो अब सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं, एनिमल्स और मशीन्स, ये सब भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो हम डेली लाइफ में काफ़ी अलग अलग टाइप की साउंड्स एनकाउंटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फैन ऑन होता है तो उसकी हमें जेंटल साउंड फैन की सुनाई देती है, या फिर एरोप्लेन का लाउड रोर हमें सुनाई देता है। तो ये जो सेंसेशन है हियरिंग की, ये ज़रूरी है इन्वायरमेंट को समझने के लिए। घर में क्या होता है कि फिश टैंक की जेंटल बबलिंग की आवाज़ आती है हमें, या फिर क्लॉक में टिकिंग की साउंड हमें आती है, फूड को खोने पे सिजलिंग साउंड आती है। और ऐसे अगर लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी में क्या होता है, पेजेस को रसल यानी पेजेस टर्न होने की आवाज़ आती है, क्वाइट फुटस्टेप्स, या फिर ओकेजनली जो विस्पर होता है, इन सब के साउंड्स ये लाइब्रेरी में आती है। ऐसे बिजी स्ट्रीट पे क्या होगा, इंजन्स की साउंड हमें सुनाई देगी, या फिर लोग आपस में बात कर रहे होंगे, क्लैटर स्केट बोर्ड का पेवमेंट पे। तो ये सारी चीज़ें एक बिजी स्ट्रीट पर होंगी। At a sports event, the cheers of the crowd, the whistles of the referee, and the thud of a ball hitting the ground create a lively atmosphere. In nature, we might hear the rustling of leaves in the wind, the croak of frogs near a pond, or the distant howl of a wolf. During a peaceful evening, the chirping of crickets or a gentle rustling of tree branches can be quite soothing. तो अब अगर स्पोर्ट्स इवेंट की बात करें तो वहाँ पे कैसी साउंड्स आएंगी, क्राउड के चीयर करने की आवाज़ आएगी, रेफरी विसल करेंगे, या फिर बॉल के हिट होने की आवाज़ आएगी। तो ये सब एक एटमॉस्फेयर वहाँ पे क्रिएट करते हैं। अब ऐसे अगर नेचर की बात करें तो उसमें हमें लीव्स की आवाज़ आएगी, विंड की हेल्प से जो लीव्स रसल करेंगी, मूवमेंट होगा उनका, उनकी आवाज़ हमें आएगी। फ्रॉग्स क्रॉप करेंगे पॉन्ड के पास, या फिर वुल्फ के होल करने की आवाज़ आएगी। और ऐसे अगर पीसफुल इवनिंग की बात करें तो उसमें हमें क्रिकेट्स की चॉपिंग की आवाज़ आएगी, या फिर ट्री ब्रांचेस की जेंटल रस्टलिंग की आवाज़ आएगी। ये सब काफ़ी सूदिंग होगा। Each sound has its unique characteristics. For example, the chirp of a smoke detector, the jingle of keys, and the whir of a blender are distinct sounds made by different objects. Sound can leave a lasting impression, helping us to identify them easily when we hear them again. We often recognize a friend's voice on the phone even without seeing their face, thanks to the distinct quality of their voice. Sound plays an integral role in our daily interactions and experiences. It enables us to communicate, alerts us to potential dangers, and enhances our enjoyment of various activities.
From the ringing of an alarm clock in the morning to the soothing sound of rain at night, sound is a constant and essential part of our lives. तो अब हर साउंड की अपनी एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. फॉर एग्जाम्पल स्मोक डिटेक्टर है, उसकी चॉप की आवाज़ डिफरेंट होगी, कीज के जिंगल होने की आवाज़ अलग होगी, या फिर ब्लेंडर की आवाज़ अलग होगी. तो इन सब की आवाज़ अलग होती है, सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होती हैं. लेकिन साउंड क्या करती है, हमारे माइंड में हम एक इम्प्रेशन छोड़ जाती है, जिससे कि अगर हम वो साउंड दोबारा सुनते हैं तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जब आप अपने फ्रेंड से कॉल पर बात करते हो, फोन पर बात करते हो, तो आप उसको उसके वॉइस से रिकॉग्नाइज कर लेते हो कि आप कौन से फ्रेंड से बात कर रहे हो, बिना उनके फेस को देखे. तो ये किस वजह से, उनकी वॉइस की जो डिस्टिंक्ट क्वालिटी, अलग यूनिक क्वालिटी है, ये उसकी वजह से. तो साउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डेली लाइफ में, हमारे एक्सपीरियंसेस में, इंटरेक्शंस में. वो हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, किसी डेंजर से प्रिवेंट करता है, अलर्ट कर देता है, हमें वार्न करता है, और हमें एंजॉय करने में भी हेल्प करता है. फ्रॉम रिंगिंग ऑफ एन अलार्म क्लॉक, मॉर्निंग में अलार्म क्लॉक के रिंग करने से लेके नाइट में सूदिंग साउंड ऑफ रेन तक, ये साउंड क्या है, कॉन्स्टेंट है और एसेंशियल है हमारी लाइफ के. Throughout the day, we encounter numerous sounds: the melody of a morning alarm, the rustle of newspapers, the clink of dishes being washed, and the hum of a vacuum cleaner are some examples. Sound is energy transmitted through vibrations in a medium. When these vibrations reach our ears, they are converted into signals that our brains interpret as sound. Both living and non-living things create sounds, each unique to its source, such as the crackle of a fireplace, the ring of a telephone, the babble of a brook, and the rustle of breeze through the trees. Some sounds are soothing, others are jarring, and some can be heard from far away, while others are only noticeable up close. तो अब थ्रू आउट द डे हमें काफ़ी सारी साउंड्स हम एनकाउंटर करते हैं. फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में हम क्या सुनते हैं, मेलोडी सुनते हैं मॉर्निंग अलार्म की, या फिर न्यूज़पेपर्स की रसल सुनते हैं, डिशेस वॉश होने की आवाज़ आती है, या फिर वैक्यूम क्लीनर की आवाज़ होती है. ये सब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. साउंड क्या एनर्जी है जो वाइब्रेशंस ट्रांसमिट करती है मीडियम के थ्रू. तो अब ये वाइब्रेशंस हमारे ईयर्स तक पहुंचती हैं और वहाँ पे ये सिग्नल्स में कन्वर्ट होता है, जो हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है इसको एज साउंड. तो दोनों लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स साउंड क्रिएट करते हैं और सब यूनिक होते हैं. जैसे कि क्रैकल ऑफ अ फायर प्लेस, या टेलीफोन के रिंगिंग साउंड, ब्रूक की बैबल, या फिर रसल ऑफ अ ब्रीज थ्रू द ट्रीज. तो सबकी साउंड अलग होती है. कुछ साउंड सूदिंग होती हैं, कुछ जारिंग होती हैं, और कुछ हम बहुत दूर से भी सुन सकते हैं. while others are only noticeable up to close. और कुछ ऐसी होती है कि जब आप उनके बिल्कुल पास होगी तभी सुनाई देंगी. Objective: understand how vibrations produce sound waves. Materials required: turning fork and bowl of water. तो अब हम यहाँ पे समझेंगे कि vibrations sound waves कैसे प्रोड्यूस करते हैं. Materials required: turning fork और एक bowl of water. Procedure: strike the turning fork on a soft surface to make it vibrate. Quickly place the vibrating fork in the bowl of water. अब क्या करना है आपको, टर्निंग फॉर्क को एक सॉफ्ट सरफेस पे स्ट्राइक करना है जिससे कि वो वाइब्रेट होगा, और फिर क्विकली आपको तेजी से फिर क्या कर देना है, उस वाइब्रेटिंग फॉर्क को वाटर में रख देना है. ऑब्जर्वेशन: रिपल्स फॉर्म ऑन द वाटर सरफेस. आप क्या देखोगे, वाटर के सरफेस पे रिपल्स फॉर्म हो जाएंगे. कंक्लूजन: वाइब्रेशंस फ्रॉम द टर्निंग फॉर्क क्रिएट साउंड वेव्स दैट कैन बी सीन एज रिपल्स इन वाटर. तो अब ये क्या हुआ कि टर्निंग फॉर्क की जो वाइब्रेशन थी उसने साउंड वेव्स क्रिएट करी, जो हम वाटर में रिपल्स क्रिएट होने की वजह से देख सकते हैं. When an object travels faster than the speed of sound, it creates a sonic boom, a loud explosive noise caused by shock waves in the air. तो जब ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से बहुत फास्ट ट्रैवल करता है, स्पीड ऑफ साउंड से भी तेज ट्रैवल करता है, तो वो क्या होता है, एक सोनिक बूम क्रिएट करता है, जो एक लाउड बहुत ही एक्सप्लोसिव साउंड होती है, एक्सप्लोसिव नॉइज होता है, जो कैसे होती है, वो शॉक वेव्स की वजह से होती है एयर में. हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड? अब साउंड प्रोड्यूस कैसे हो रही है? साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द फॉलोइंग वेज: by striking, ringing a bell or tapping a spoon against a glass. स्ट्राइक करके हो सकती है, आप बेल को रिंग करो या फिर स्पून को ग्लास पे टैप करो. by rubbing sandpaper on wood or playing a saw with a bow. तो आप रब करके भी साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो, सैंड पेपर को वुड पे रब करके या किसी भी चीज़ को रब करके साउंड प्रोड्यूस हो सकता है. by blowing into a saxophone or the whistling of a tea kettle का विसल करना या फिर किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में ब्लो करना, उससे भी हो सकती है. by plucking the strings of a harp or a rubber band stretched between fingers. तो अब रबर बैंड को स्ट्रेच करके फिर उसको प्लग करना, या हार्प की स्ट्रिंग्स को प्लग करना, गिटार की स्ट्रिंग्स को करना, तो इससे क्या होता है, इससे भी साउंड प्रोड्यूस होता है. Thus sound is produced when something moves. This movement that produces sound in rapid to and fro motion is called vibration. Therefore, sound is a form of vibration. The vibrating body disturbs the surrounding medium such as air and produces sound waves. When the object stops vibrating, the sound ceases.
तो साउंड क्या है, ये कैसे प्रोड्यूस होती है, जब कोई चीज मूव करती है, किसी चीज में मूवमेंट होता है, तो ये मूवमेंट क्या करता है, दिस मूवमेंट दैट प्रोड्यूसेस साउंड, जो मूवमेंट ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो टू एंड फ्रो मोशन होता है, जिसको हम वाइब्रेशन बोलते हैं। तो देयरफॉर साउंड का एक तरीके की वाइब्रेशन है, और ये वाइब्रेटिंग बॉडी डिस्टर्ब करती है सराउंडिंग मीडियम को, यानी कि एयर को, और फिर क्या होता है, साउंड वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग, और जब वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करना स्टॉप कर देता है तो साउंड सीज यानी साउंड स्टॉप हो जाती है। कैन यू नेम डिफरेंट वेज इन विच साउंड कैन बी प्रोड्यूस, तो अलग अलग तरीके बताना है आपको जिससे साउंड प्रोड्यूस हो। नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। We know that vibrations are the back and forth movements of an object known as oscillatory motion. A classic example of oscillatory motion is the swinging of a simple pendulum. Since sound is produced by vibrations, amplitude and frequency are two key characteristics that define the nature of sound. Sound produced by different objects can be distinguished by their amplitude and frequency. तो अब हमें पता है वाइब्रेशंस क्या है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है किसी ऑब्जेक्ट का, जिसको हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। तो इसका एक क्लासिक एग्जांपल क्या है, एक सिंपल पेंडुलम का स्विंग करना, ये टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन हो गया, जिसको ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। तो क्योंकि साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है, तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो साउंड के नेचर को डिफाइन करती हैं। तो साउंड जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस हो रही है उनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उनके एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। एम्पलीट्यूड, amplitude is defined as the maximum distance a vibrating object moves from its mean central position. It is represented by the letter A. In the International System of Units (SI), amplitude is measured in meters. The amplitude indicates the extent of displacement of the object from its central position. Example: imagine striking a turning fork. When struck lightly, the prongs of the turning fork move a small distance from their central position, producing a soft sound. If struck with more force, the prongs move a greater distance from the central position, resulting in a louder sound. Thus, greater the amplitude, louder the sound. तो एम्पलीट्यूड को कैसे डिफाइन करते हैं, एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव करती है अपनी मीन या सेंट्रल पोजीशन से, उसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, और इस एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर्स में इसको मेजर करते हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या है, इंडिकेट करता है कि कितनी एक्सटेंट तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऑब्जेक्ट का, यानी कितना दूर तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट का उसकी सेंट्रल पोजीशन। फॉर एग्जांपल एक टर्निंग फॉक है, इस तरीके से देख सकते हैं आप, यहाँ पे इमेज गिवन है। तो टर्निंग फॉक है, जब आप इसको लाइटली यानी प्रॉन्ग से जब आप इसको बहुत लाइटली ऐसे स्ट्राइक करोगे, स्ट्राइक करेंगे, तो क्या होगा कि ये लेस डिस्टेंस मूव होगा अपनी सेंट्रल पोजीशन से और एक सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जब आप इसको ज्यादा फोर्स के साथ स्ट्राइक करोगे तो ग्रेटर डिस्टेंस ये मूव होगा और क्या होगा, लाउडर साउंड प्रोड्यूस होगा। मतलब हमने क्या कंक्लूड करा कि जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा लाउड साउंड। टाइम पीरियड, time period of a vibration is the time taken for one complete cycle of vibration. It is denoted by t and measured in seconds. The time period is crucial in determining how fast or slow an object is vibrating. Example: in the case of a clock's pendulum, the time period is the time it takes for the pendulum to swing from one side to the other and back again. तो टाइम पीरियड क्या है वाइब्रेशन का, वो टाइम जो एक कंप्लीट साइकिल को लगता है ऑफ वाइब्रेशन, तो इसको डिनोट करते हैं कैपिटल टी से और मेजर करते हैं सेकंड्स में। टाइम पीरियड जरूरी होता है इन डिटरमाइनिंग कि कितनी तेजी से या कितना स्लो कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है। एग्जाम्पल इन केस, अगर हम क्लॉक के पेंडुलम का केस लें तो टाइम पीरियड क्या है, वो टाइम जो पेंडुलम को लग रहा है स्विंग करने में एक साइड से दूसरी साइड तक और फिर वापस वहीं पे आने में। फ्रीक्वेंसी, frequency is the number of vibrations or cycles per second. It is denoted by the letter F and measured in hertz. 1 hertz is equal to 1 vibration per second. Frequency determines the pitch of the sound. Higher frequencies produce higher pitched sounds, while lower frequencies produce lower pitched sounds. Example: when playing a piano, pressing different keys causes strings of varying lengths and tensions to vibrate at different frequencies, producing different musical notes. A high frequency vibration creates a high pitched note, while a low frequency vibration produces a low pitched note. तो फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या कितनी साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं एक सेकंड में। इसको डिनोट करते हैं हम लेटर एफ से और मेजर करते हैं हम हर्ट्ज में। 1 हर्ट्ज किसके इक्वल होता है, 1 वाइब्रेशन पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 1 वाइब्रेशन। फ्रीक्वेंसी क्या डिटरमाइन करती है, पिच ऑफ साउंड, ये साउंड के पिच को डिटरमाइन करती है। हायर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हाई पिच्ड साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं और कम फ्रीक्वेंसी होगी तो कम पिच साउंड्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल जब आप पियानो प्ले करते हो, डिफरेंट कीज प्रेस करने पे क्या होता है, जो स्ट्रिंग्स होती हैं अलग अलग लेंथ की, उनमें और जो टेंशन होती हैं वो वाइब्रेट होती हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, जो डिफरेंट म्यूजिकल नोट्स प्रोड्यूस करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन ज्यादा पिच्ड नोट प्रोड्यूस करते हैं और लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन लो पिच्ड नोट। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड,
We hear many different sounds every day, and we can tell them apart. This is because of three features: loudness, pitch, and quality. These features help us recognize and distinguish between different sounds. तो हम एवरीडे हम हर रोज अलग अलग तरह की साउंड सुनते हैं और हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? तीन फीचर्स की वजह से: लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी. तो ये फीचर्स हमें रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती है और उनको डिफरेंशिएट करने में भी हेल्प करती है. सबसे पहले है लाउडनेस. Loudness is a characteristic of a sound that allows us to distinguish between loud and soft sounds. For example, the horn of a vehicle, the chirping of birds, the sound of musical instruments, and the barking of a dog all produce different sensation in our ears. We can easily recognize the voice of a friend or relative because it has a distinct loudness. Two sounds differ from each other because they have different levels of loudness. तो loudness के characteristic है sound की जो हमें distinguish करने में help करता है loud और soft sounds के बीच में. फॉर एग्जाम्पल, व्हीकल के हॉर्न की आवाज़ या बर्ड्स के चर्प करने की, अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड्स हैं, डॉग के बाग करने की, सब अलग अलग सेंसेशन हमारे ईयर्स में प्रोड्यूस करते हैं. तो हम इजीली रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं अगर किसी फ्रेंड की वॉइस है या आपके किसी रिलेटिव की वॉइस है, क्योंकि सबकी अलग लाउडनेस है. तो दो साउंड्स डिफर करती हैं एक दूसरे से क्योंकि सबकी लाउडनेस का लेवल डिफरेंट होता है. लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स. अब लाउडनेस अलग कैसे है सबकी? ये तीन फैक्टर पे डिपेंड करती है. एम्पलीट्यूड. The amplitude of a sound wave is the maximum distance the vibrating object moves from its central position. The greater the amplitude, the louder the sound. For instance, if you pluck a guitar string gently, it produces a soft sound. If you pluck it harder, the amplitude increases and the sound becomes louder. तो एम्पलीट्यूड क्या है साउंड वेव का? वो मैक्सिमम डिस्टेंस है जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव करता है अपनी सेंट्रल पोजिशन. जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा लाउड साउंड होगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गिटार स्ट्रिंग को प्लग करते हो जेंटली तो सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होगी, और अगर आप उसको हार्डर प्लग करोगे तो क्या होगा कि एम्पलीट्यूड बढ़ेगा और लाउड साउंड प्रोड्यूस. एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी. द साइज ऑफ द वाइब्रेटिंग सर्फेस ऑल्सो अफेक्ट्स लाउडनेस. A larger vibrating surface can push more air, creating a louder sound. For example, a large drum produces louder sound than a small drum when both are hit with the same force. तो जो वाइब्रेटिंग सर्फेस का साइज होता है वो भी अफेक्ट करता है लाउडनेस को. ज्यादा वाइब्रेटिंग सरफेस होगा तो ज्यादा एयर पुश कर सकता है, लाउडर साउंड प्रोड्यूस होगी. तो इसी वजह से जो लार्ज ड्रम होता है वो लाउड साउंड प्रोड्यूस करता है और स्मॉल ड्रम क्या करता है? कम साउंड प्रोड्यूस करता है. डिस्टेंस बिटवीन द लिसनर एंड द सोर्स ऑफ साउंड. द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस बिटवीन लिसनर एंड द साउंड सोर्स इंक्रीजेस. Closer the listener is to the source, the louder the sound will be. For example, a person standing next to a speaker at a concert hears the music much louder than someone standing far away. तो अब डिस्टेंस भी अफेक्ट करता है जो लिसनर और सोर्स ऑफ साउंड के बीच में. लाउडनेस क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे डिस्टेंस जो है बढ़ जाता है. अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा लिसनर और साउंड के सोर्स के बीच में तो लाउडनेस कम हो जाएगी. क्लोजर द लिसनर, और जितना पास होगा लिसनर सोर्स के उतनी ज्यादा लाउड साउंड होगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन स्पीकर के पास खड़ा है कॉन्सर्ट में तो उसको म्यूजिक ज्यादा तेज सुनाई देगा एज कम्पेयर टू समवन जो दूर खड़ा है. देन श्रिलनेस और पिच. श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी. Frequency refers to the number of vibrations or cycles per second of a sound wave. Shrillness or pitch indicates how high or low a sound is. तो अब श्रिलनेस या पिच क्या होती है? साउंड की डिटरमाइन होती है फ्रीक्वेंसी से. फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या साइकिल जो एक सेकंड में हो रही है. तो श्रिलनेस या पिच इंडिकेट करती है कि कितनी हाई या लो साउंड है. हाई फ्रीक्वेंसी. साउंड विद हाइयर फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वो साउंड श्रिल होगी और उसकी पिच हाई होगी. अगर लो फ्रीक्वेंसी होगी तो लेस श्रिल होगी और उसकी पिच भी कम होगी. फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन एंड वुमेन टिपिकली प्रोड्यूस साउंड्स विद हाइयर फ्रीक्वेंसीज, मेकिंग देयर वॉइसेस shriller and of higher pitch. This is because they generally have shorter vocal cords which vibrate faster and produce higher frequency sounds. In contrast, an adult male usually produces sounds with lower frequencies, resulting in a deeper, less shrill sound with a lower pitch due to their longer vocal cords that vibrate more slowly. तो अब चिल्ड्रन और वुमेन में क्या होता है? जो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो हाइयर फ्रीक्वेंसी की होती है और इनकी वॉइस श्रिल होती है, हाइयर पिच होती है. ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि चिल्ड्रन और वुमेन में क्या होता है? शॉर्टर वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं बहुत तेजी से और प्रोड्यूस करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को. इन कॉन्ट्रास्ट जो अडल्ट मेल होता है वो क्या करते हैं? उनकी लो फ्रीक्वेंसी वॉइस होती है और वो डीपर लेस श्रिल साउंड होती है विद अ लोअर पिच, क्योंकि इनकी वोकल कॉर्ड्स जो होती हैं वो लॉन्गर होती हैं तो वो धीरे से वाइब्रेट करती हैं. ऑब्जेक्टिव.
एक्सप्लोर हाउ टेंशन अफेक्ट साउंड पिच, तो अब देखेंगे कि टेंशन साउंड पिच को कैसे अफेक्ट करता है। मटीरियल्स रिक्वायर्ड, हमें रबर बैंड्स एंड एम्प्टी टिश्यू बॉक्स चाहिए। प्रोसीजर, स्ट्रेच रबर बैंड्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस एंड टेंशंस अक्रॉस द बॉक्स ओपनिंग। प्लग ईच रबर बैंड एंड ऑब्जर्व द साउंड प्रोड्यूस, तो क्या करेंगे, रबर बैंड को अलग अलग थिकनेस की और टेंशन की बॉक्स ओपनिंग पे स्ट्रेच कर देंगे, फिर उनको प्लग करेंगे और सबकी तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसको ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्वेशन, टाइटर एंड थिनर रबर बैंड्स प्रोड्यूस हायर पिच्ड साउंड्स, तो अब जो टाइटर और थिनर रबर बैंड्स हैं वो ज्यादा पिच की साउंड्स प्रोड्यूस करेंगी। कंक्लूजन, द टेंशन एंड थिकनेस ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट अफेक्ट इट्स फ्रीक्वेंसी एंड पिच, जो टेंशन एंड थिकनेस है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का वो क्या करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी और पिच को अफेक्ट करेगा। Then quality. Quality is the characteristic of sound that allows us to differentiate between two sounds that have the same pitch and loudness but are produced by different sources. For example, the sound produced by a veena and the sound produced by a flute can be distinguished even if they have the same pitch and loudness. The distinctiveness is due to the unique quality of each sound. Similarly, we can recognize people by their voices on the telephone because each person's voice has a particular quality. This quality, also known as timbre, is what makes each sound unique and identifiable. तो क्वालिटी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की जो हमें दो अलग अलग साउंड्स को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। दैट हैव द सेम पिच, अगर दो साउंड उनकी सेम पिच है एंड लाउडनेस बट आर प्रोड्यूस, लेकिन अलग डिफरेंट सोर्सेज से प्रोड्यूस हो रही है तो हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वीणा और जो फ्लूइड ने प्रोड्यूस करी है वो डिस्टिंग्विश करेंगे अगर उनकी पिच और लाउडनेस सेम है उसके बाद भी। तो ये जो डिस्टिंक्टिवनेस है ये किस वजह से, अलग क्वालिटी की वजह से है हर साउंड। सिमिलरली हम अपने फ्रेंड्स की या हम टेलीफोन पर किसी से बात करते हैं तो हम अपने लोगों की वॉइस रिकॉग्नाइज कर सकते हैं क्योंकि सबकी क्वालिटी एक पर्टिकुलर, सबकी यूनिक क्वालिटी होती है। तो ये क्वालिटी को हम टिम्बर बोलते हैं, जो क्या करता है, मेक्स ईच साउंड, जो हर साउंड को यूनिक और आइडेंटिफाइबल बनाता है। व्हाट डिटरमाइंस द पिच ऑफ अ साउंड, तो साउंड की पिच को डिटरमाइन क्या करता है। फिल इन द ब्लैंक्स, साउंड इज अ टाइप ऑफ डैश दैट वी परसीव थ्रू आवर ईयर्स। साउंड क्या है, एक तरीके की एनर्जी है या वेव है जो हम ईयर्स से परसीव करते हैं। साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, एक तरह की एनर्जी है साउंड जो हम अपने ईयर्स के थ्रू परसीव करते हैं। बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होता है ऑब्जेक्ट का जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसको क्या बोलते हैं हम, वाइब्रेशन, और ये ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। The maximum distance of vibrating object moves, अब जो मैक्सिमम डिस्टेंस एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव करता है अपनी सेंट्रल पोजीशन से उसको क्या बोलते हैं हम, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन, फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर करते हैं हम, हर्ट्ज में मेजर करते हैं। टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट, एक कंप्लीट साइकिल को होने में ऑफ वाइब्रेशन तो क्या बोलते हैं हम, टाइम पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बीइंग। The most important source of sound in human beings is the larynx or voice box. The larynx is located at the upper end of trachea, windpipe. Inside the larynx are two ligaments called the vocal cords. These vocal cords are stretched in such a way that there is a narrow slit between them, allowing the air to pass through. तो अब सबसे important source जो है साउंड का ह्यूमन बींग्स में वो क्या है, लैरिंग्स है या वॉइस बॉक्स है। ये कहाँ लोकेटेड होता है, ट्रैकिया के ऊपर होता है, यानी विंड पाइप के अपर एंड में होता है। अब लैरिंग्स के अंदर दो लिगामेंट्स होते हैं जिनको वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। अब ये वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, स्ट्रेच्ड होते हैं इस तरीके से कि ये एक नैरो स्लिट होती है इनके बीच में जो एयर को पास होने देती है। When air is forced through the slit by the lungs, the vocal cords vibrate, producing the sound. Muscles attached to the vocal cords can adjust the tension of these ligaments, influencing the sound produced. तो जब एयर फोर्स होती है इन स्लिट से बाय द लंग्स, तो वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करती हैं और साउंड प्रोड्यूस करती हैं। अब मसल्स जो अटैच्ड होती हैं वोकल कॉर्ड्स से वो टेंशन को एडजस्ट करती हैं इन लिगामेंट्स के और साउंड जो प्रोड्यूस होगी उसको इन्फ्लुएंस। हायर फ्रीक्वेंसी वॉइस, व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन, जब वोकल कॉर्ड्स टाइट होते हैं, थिन होते हैं, तो वो वाइब्रेट होती है बहुत तेजी से और क्या करती है, हाई फ्रीक्वेंसी वॉइस प्रोड्यूस होती है। लो फ्रीक्वेंसी वॉइस, जब वोकल कॉर्ड्स लूज होती हैं, थिक होती हैं, तो वो स्लोली वाइब्रेट करती हैं और लो फ्रीक्वेंसी वॉइस प्रोड्यूस करती हैं। The vocal cords of a man are about 20 millimeter long, which is approximately 5 millimeter longer than those of a woman. This difference in length contributes to the typically lower pitch of a man's voice compared to a woman's voice. Children have even shorter vocal cords, which is why their voices are higher in frequency and often sound more shrill. जो vocal cords होती हैं man की वो about 20 millimeter long होती है, जो approximately 5 millimeter ज़्यादा है as compared to woman. तो ये जो difference है इनकी length में वही क्या करता है,
मैन की वॉइस की जो पिच होती है वो लोअर होती है इसी वजह से एज कम्पेयर टू वुमेन्स वॉइस। चिल्ड्रन की और भी ज़्यादा छोटी वोकल कॉर्ड्स होती हैं, तो इसी वजह से उनकी जो वॉइसेस होती हैं वो हायर होती हैं फ्रिक्वेंसी में और वो ज़्यादा श्रिल साउंड। एन ऑडिबल साउंड, while all vibrations produce sound, human ears cannot detect sounds of all frequencies. Humans can hear sounds with frequencies ranging from 20 Hz to 20,000 Hz. Sounds below 20 Hz infrasound and above 20,000 Hz ultrasound are beyond our hearing capability. The range of these frequencies from 20 Hz to 20,000 Hz is known as the audible range for the normal human ear. तो अब सारी वाइब्रेशंस क्या करती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन ह्यूमन ईयर जो है वो सारे साउंड को डिटेक्ट नहीं कर सकता है। ह्यूमन क्या कर सकता है, साउंड्स को सुन सकता है विद फ्रीक्वेंसी जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होगी। तो जो 20 हर्ट्ज से बिलो होगी साउंड्स इंफ्रा साउंड कहलाती हैं और अबव 20,000 हर्ट्ज अल्ट्रासाउंड कहलाती हैं। इनको ह्यूमन बींग्स नहीं सुन सकते हैं। अब ये जो रेंज है फ्रीक्वेंसी की 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज की, ये ऑडिबल रेंज है नॉर्मल ह्यूमन के लिए। Although the average human hearing range is between 20 Hz to 20,000 Hz, some people can detect sound beyond this range, especially younger individual who can hear high frequencies. अब वैसे नॉर्मल हियरिंग रेंज एवरेज ह्यूमन की हियरिंग रेंज क्या है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, लेकिन कुछ लोग हैं जो इससे बियॉन्ड, इस रेंज के बियॉन्ड भी सुन सकते हैं, स्पेशली यंगर इंडिविजुअल जो हायर फ्रिक्वेंसी के साउंड भी सुन सकते हैं। अल्ट्रासोनिक एंड इंफ्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड, sounds with frequencies higher than 20,000 Hz are called ultrasonic sounds. These frequencies are beyond the range of hearing for most humans. However, some animals like dogs, monkeys, deer, leopards, and bats can hear ultrasonic sound. सब साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी वो अल्ट्रासोनिक साउंड्स कहलाते हैं। अब ये फ्रीक्वेंसीज बियॉन्ड होती है, मतलब इस रेंज के बियॉन्ड ह्यूमंस नहीं सुन पाते हैं। हाउएवर कुछ एनिमल्स जैसे कि डॉग्स, मंकीज, डियर, लेपर्ड्स एंड बैट्स ये अल्ट्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं। डॉग्स कहाँ तक सुन सकते हैं, अप टू 50,000 हर्ट्ज सुन सकते हैं और बैट्स अप टू 1 लाख हर्ट्ज। अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज आर यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशंस, काफ़ी एप्लीकेशंस में यूज होते हैं, जैसे कि मेडिकल इमेजिंग लाइक अल्ट्रासाउंड स्कैन्स, या क्लीनिंग प्रोसेसेस लाइक अल्ट्रासोनिक क्लीनर्स, या फिर एनिमल कम्युनिकेशन बैट्स यूजिंग इको लोकेशन। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एनिमल दैट यूजेस अल्ट्रासोनिक साउंड? तो एक ऐसे एनिमल का एग्जाम्पल जो अल्ट्रासोनिक साउंड यूज करते हैं। देन इंफ्रासोनिक साउंड, sounds with frequencies lower than 20 Hz are called infrasonic. These frequencies are also beyond the range of human hearing. Example, the pendulum of a clock swinging once every 2 seconds produces a sound with a frequency of 0.5 Hz. This sound is infrasonic and cannot be heard by humans. Infrasonic frequencies are produced naturally by phenomena such as earthquakes, thunderstorms, and ocean waves. Some animals like elephants and whales are capable of producing and detecting infrasonic sounds for communication over long distance. तो अब साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है 20 हर्ट्ज से वो इंफ्रासोनिक होती हैं, और दीज फ्रीक्वेंसीज ये बियॉन्ड होती हैं ह्यूमन रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग की रेंज से। एग्जाम्पल, पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक स्विंग करता है वंस एवरी 2 सेकंड्स, तो एक साउंड प्रोड्यूस करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज होती है। तो दिस साउंड इज इंफ्रासोनिक, ये इंफ्रासोनिक है और ये ह्यूमंस नहीं सुन सकते। इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी कैसे प्रोड्यूस होती है? नेचुरली बाय फेनोमेना जैसे कि अर्थक्वेक, थंडरस्टॉर्म या ओशन वेव्स। अब कुछ एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स एंड व्हेल्स ये कैपेबल होते हैं ये ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड डिटेक्टिंग इंफ्रासोनिक साउंड्स जो कम्युनिकेट कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे। Whales use infrasonic sounds to communicate over vast ocean distances with their low frequency calls traveling hundreds of miles underwater. तो whales क्या करती हैं? इंफ्रासोनिक साउंड्स का यूज करती हैं पूरे बहुत वास्ट ओशियन डिस्टेंसेस में कम्युनिकेट करने के लिए, तो क्या करते हैं अंडर वाटर हंड्रेड्स ऑफ माइल्स तक ट्रैवल कर सकते हैं। Now structure and working of human ear. अब human ear की structure and working देखते हैं। The ear serves as the sense organ responsible for hearing. Sound waves travel through the ear, allowing us to perceive sound. The human ear is divided into 3 main parts: the outer ear, middle ear, and the inner ear. Ear क्या करते हैं? Serves as the sense organ. ये sense organ है जो responsible है hearing के लिए। Sound waves ear से travel करती हैं और हमें allow करती है कि हम sound को perceive कर सकते हैं। तो human ear 3 main parts में divided है: outer ear, middle ear, and inner ear. इनके बारे में पढ़ते हैं। Outer ear, pinna, the visible part of the ear that collects sound waves and directs them into the ear canal. Ear canal, a tube-like structure that leads to the eardrum. Eardrum, tympanic membrane, a thin membrane that vibrates when struck by sound waves, transmitting these vibrations to the middle ear. अब पिन्ना क्या है? जो विजिबल पार्ट होता है ईयर का, जो क्या करता है साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है और डायरेक्ट करता है उनको ईयर कैनाल में। फिर ईयर कैनाल के एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो ईयर ड्रम तक जाती है,
और ईयर ड्रम क्या है, थिन मेम्ब्रेन है जो वाइब्रेट करती है जब उस पर साउंड वेव स्ट्राइक करती हैं और वो ट्रांसमिट करते हैं वाइब्रेशन को मिडिल ईयर. देन मिडिल ईयर oscillus, three small interconnected bones that amplify and transmit vibrations from eardrum to the inner ear. These bones are, तो अब ये इसमें क्या होता है, तीन स्मॉल इंटरकनेक्टेड बोन्स होती हैं जो एम्पलीफाई करती है और वाइब्रेशंस को ट्रांसमिट करती है ईयर ड्रम से इनर ईयर तक. तब वो बोन्स कौन सी हैं, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप. इन इनर ईयर कॉशेला, the spiral shaped organ responsible for converting sound waves into nerve impulses. It is filled with fluid and contains hair cells that detect vibration. तो अब ये क्या है, स्पाइरल शेप्ड ऑर्गन है जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये साउंड वेव्स को नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट करता है. इसमें फ्लूइड फिल्ड होता है और इसमें क्या होते हैं, हेयर सेल्स होते हैं जो वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करते हैं. ऑडिटरी नर्व ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम द कोशेला टू द ब्रेन फॉर इंटरप्रेशन. ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती हैं ब्रेन तक इंटरप्रिटेशन के लिए. नाउ वर्किंग ऑफ द ईयर, sound waves are collected by the pinna and channeled through the ear canal. The eardrum vibrates in response to these sound waves. The vibrations are amplified by the oscillus in the middle ear. The amplified vibrations are then transmitted to the cochlear in the inner ear. Inside the cochlear, hair cells detect the vibrations and convert them into electrical signals. These electrical signals are sent along the auditory nerve to the brain, where they are interpreted as sound. तब कैसे ear work करता है, साउंड वेव्स कलेक्ट होती हैं पिन्ना से और वो एयर कैनाल के थ्रू ट्रैवल करती हैं. फिर एयर ड्रम क्या करता है, वाइब्रेट करता है इनके रिस्पॉन्स में और फिर ये वाइब्रेशंस कहाँ तक, ऑसिलस की हेल्प से मिडिल ईयर तक जाती हैं. अब ये वाइब्रेशंस फिर ट्रांसमिट होती हैं टू द कोशेला इन द इनर ईयर. फिर अब यहाँ पे हेयर सेल्स डिटेक्ट करते हैं वाइब्रेशन को और उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं. फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑडिटरी नर्व के अलॉन्ग ये ब्रेन तक जाती हैं जहाँ पे वो साउंड के फॉर्म में इंटरप्रेट होती है. मैच द फॉलोइंग, तो इनको मैच करना है हमें. लैरिंग्स क्या है, ये प्रोड्यूसेस साउंड्स इन ह्यूमन, ये ह्यूमंस में साउंड प्रोड्यूस करता है. एंड कोशेलिया क्या है, कन्वर्ट वाइब्रेशंस को कन्वर्ट करता है ये नर्व इम्पल्सेस. एंड पिन्ना, इट कलेक्ट्स साउंड वेव्स एंड ऑसिलस एम्पलीफाइज वाइब्रेशंस. नाउ साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट, साउंड को मीडियम की नीड है प्रोपोगेट करने के लिए. साउंड प्रोपोगेशन रेफर्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स थ्रू अ मीडियम. Sound waves can travel through different mediums such as solids, liquid and gases. However, sounds cannot propagate in the absence of a medium such as in vacuum. तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की नीड है जिसमें साउंड वेव्स ट्रैवल होंगी के थ्रू. तो साउंड वेव्स ट्रैवल कर सकते हैं अलग अलग मीडियम में जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में, लेकिन साउंड मीडियम के एब्सेंस में यानी कि वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकते. ऑब्जेक्टिव, ऑब्जर्व हाउ साउंड वेव्स ट्रैवल थ्रू डिफरेंट मटेरियल्स. देखेंगे अलग अलग मटेरियल से कैसे साउंड वेव्स ट्रैवल करते हैं. Materials required: metal rod, wooden rod, plastic rod and stopwatch. Procedure: tap one end of each rod with a metal spoon. Place your ear on the other end of the rod and note the time it takes to hear the sound. तब क्या करना है आपको, हर रॉड का एक एंड टैप करना है मेटल स्पून से और क्या करना है, दूसरे एंड पे अपना ईयर प्लेस करना है और आपको टाइम नोट करना है कि उस साउंड को सुनने में कितना टाइम लगा. ऑब्जर्वेशन: साउंड ट्रैवल्स फास्टर थ्रू द मेटल रॉड कंपेयर टू वुड एंड प्लास्टिक. तो आप क्या देखोगे कि साउंड मेटल रॉड में तेजी से ट्रैवल करेगा एज कंपेयर टू वुड एंड प्लास्टिक. कंक्लूजन: साउंड ट्रैवल्स आर डिफरेंट स्पीड. हमने क्या कंक्लूड करा कि अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से साउंड ट्रैवल करती है. फास्टेस्ट ट्रैवल करती है सॉलिड्स में. नाउ स्पीड ऑफ साउंड. द स्पीड ऑफ साउंड varies depending on the medium through which it travels. It is fastest in solids, slower in liquids and slowest in gases. This phenomena can be observed during thunderstorms. When it rains, you often see the flash of lightning well before you hear the accompanying thunder. This delay occurs because light travels much faster than sound, while light reaches us almost instantaneously. Sound takes significantly longer time to cover the same distance. This distance in travel times is utilized to estimate the speed of sound in air. तब साउंड की जो स्पीड है वो वैरी करती है कि किस मीडियम में वो ट्रैवल कर रहा है. फास्टेस्ट होती है सॉलिड्स में, फिर स्लोअर लिक्विड्स में और सबसे स्लो होती है गैसेस में. अब ये जो फिनोमिना है इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं हम थंडरस्टॉर्म की हेल्प से. तो जब रेन होती है तो आप क्या देखते हो कि लाइटनिंग आपको पहले दिख जाती है वेल बिफोर, इससे पहले कि आपको थंडर की साउंड सुनाई दे आपको पहले लाइटनिंग दिख जाती है. अब ये डिले किस वजह से हुआ, क्योंकि लाइट तेजी से ट्रैवल करती है साउंड के कंपैरिजन में. तो लाइट हमारे पास इंस्टेंटेनियसली यानी एकदम से आ जाती है और साउंड को थोड़ा टाइम लगता है उस सेम डिस्टेंस को कवर करने में. तो डिफरेंस इन ट्रैवल टाइम, अभी जो डिफरेंस है इनके ट्रैवल टाइम में ये यूटिलाइज्ड होता है टू एस्टिमेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, कि एयर में स्पीड ऑफ साउंड कितना हो. नाउ नॉइज एंड म्यूजिक.
We encounter various types of sounds in our daily lives, and not all of them are pleasant. Noise refers to sounds that are unpleasant or irritating. Examples include the sound of a horn, noise near construction sites, or the roar of an aeroplane. The term noise is derived from a Latin word noxia, meaning I do harm. Noise is typically produced by irregular vibrations of sound producing source. तो हम एवरीडे लाइफ में अलग अलग साउंड सुनते हैं, अब लेकिन सारे ही प्लीजेंट नहीं होते। नॉइस क्या है, उन साउंड्स को बोलते हैं हम नॉइस जो अनप्लीजेंट है, जो हमें अच्छी नहीं लगती है सुनने में, हमें इरिटेटिंग लगती है। तो इसके एग्जाम्पल्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल साउंड ऑफ अ हॉर्न, या कंस्ट्रक्शन साइट के पास जो नॉइस होगा, एरोप्लेन का जो रोर है। तो ये जो नॉइस टर्म है ये लेटिन वर्ड नॉक्सिया से आया है, जिसका मतलब है आई डू हार्म, मतलब मैं हार्म करता हूँ। तो नॉइस क्या है, टिपिकली कैसे प्रोड्यूस होती है, इरेगुलर वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स। In contrast, musical sound is pleasant to our ears. It includes sounds from musical instruments or the singing of a good singer. Musical sounds are produced by the regular vibrations of the sound producing source. Despite their differences, both noise and music are mixtures of sounds with different frequencies. तो अब इन कॉन्ट्रास्ट म्यूजिकल साउंड जो होती हैं वो हमारे ईयर्स को प्लीजेंट लगती हैं। उसमें क्या होती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की साउंड होती है, किसी अच्छे सिंगर की सिंगिंग होती है। तो म्यूजिकल साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होती है, रेगुलर वाइब्रेशन से प्रोड्यूस्ड। तो इनके डिफरेंस के बाद भी म्यूजिक और नॉइस ये क्या है, मिक्सचर है साउंड का अलग अलग फ्रिक्वेंसी। Now musical instruments. Musical instruments produce musical sounds and are broadly divided into 4 types based on the nature of their vibrating element. These categories include, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या करती हैं, म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करते हैं और इनको 4 टाइप्स में हमने कैटेगराइज किया इनके नेचर पे ऑफ वाइब्रेटिंग एलिमेंट्स। सबसे पहले स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट। द साउंड इन स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स which can be struck, plugged or bowed. These stretched strings are called taut strings. The pitch of these instruments can be changed by altering the length of the strings. In the case of stringed instruments, तो ये जो साउंड है स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स की कैसे प्रोड्यूस होती है, बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रेच स्ट्रिंग्स को वाइब्रेट करके, जिनको आप स्ट्रक, प्लग या बो भी कर सकते हैं। ये जो स्ट्रेच स्ट्रिंग्स होती हैं इनको टॉट स्ट्रिंग्स बोलते हैं। जो पिच होती है इंस्ट्रूमेंट्स की उनको चेंज कर सकते हो आप, स्ट्रिंग्स की लेंथ को चेंज करें। तो इसमें थिन वर्सेस थिक स्ट्रिंग्स। थिन स्ट्रिंग्स की हाइयर फ्रीक्वेंसी होती है एज कंपेयर टू थिक स्ट्रिंग्स जो सेम मटेरियल और सेम लेंथ के। और अगर यहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग स्ट्रिंग्स की बात करें तो शॉर्ट स्ट्रिंग्स की हाइयर फ्रीक्वेंसी होगी लॉन्ग स्ट्रिंग्स के कंपैरिजन में जो सेम मटेरियल और सेम थिकनेस के हैं। शॉर्टनेस, टाइटर स्ट्रिंग्स ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं हाइयर फ्रीक्वेंसी। स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड, इनको फर्दर क्लासिफाई करा है हमने। प्लग्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें आता है सितार एंड गिटार। स्ट्रक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि पियानो, एंड बोर्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक वायलिन। तो इन हिंदी स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स, हिंदी में स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स को क्या बोलते हैं, तांतु वाद्य। देन परक्यूशन और मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट्स। Percussion or membrane instruments produce sounds that are taut skin or membrane stretched over a frame. When this membrane is vibrated by beating with fingers or sticks, it generates sound. Examples of these instruments include, तो percussion या membrane instrument क्या करते हैं, तो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी टॉट स्किन या मेम्ब्रेन की हेल्प से जो स्ट्रेच्ड हो रखी है एक फ्रेम पे। तो जब इस मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करते हैं या बीट करते हैं फिंगर्स या स्टिक्स से, तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसके एग्जाम्पल है तबला, ड्रम एंड ढोलक। तो इन हिंदी दीज इंस्ट्रूमेंट्स, हिंदी में इन इंस्ट्रूमेंट्स को क्या बोलते हैं हम, अवंध वाद्य। Then wind instruments. Wind instruments produce sound using vibrating air columns. Example of these instruments include, अब wind instruments क्या होते हैं कि वाइब्रेटिंग एयर कॉलम का यूज करके साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल है फ्लूट, बगल, ट्रम्पेट एंड सैक्सोफोन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड कैन बी ऑल्टर्ड बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम्स। अब ये जो वाइब्रेटिंग एयर कॉलम्स होते हैं इनकी लेंथ को चेंज करके आप इनकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हो। तो विंड इंस्ट्रूमेंट्स में शॉर्टर एयर कॉलम क्या करता है, हायर पिच साउंड प्रोड्यूस करता है, ट्रिल नोट होता है, जबकि जो लॉन्गर एयर कॉलम होता है वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस करता है। देन रीड इंस्ट्रूमेंट्स। Reed instruments produce sound by vibrating two thin metallic strips pressed together to form a reed. When air is forced between these strips, they vibrate and create sound. Often these instruments also use vibrating air columns. Examples of reed instruments include, तो reed instruments क्या करते हैं, sound produce करते हैं कैसे, वाइब्रेट करके two thin metallic strips तो एक साथ प्रेस होती हैं जिससे रीड फॉर्म होता है। तो जब एयर फोर्स होती है इन स्ट्रिप्स में, ये वाइब्रेट करती हैं और साउंड प्रोड्यूस करती हैं। अब ऑफन दीज इंस्ट्रूमेंट्स, ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या करती हैं, एयर कॉलम्स का यूज करती हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए नादस्वरम, क्लैरिनेट, माउथ ऑर्गन एंड हारमोनियम। तो बोथ विंड एंड रीड इंस्ट्रूमेंट्स, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, सुशिर वाद्य इन हिंदी। नाउ अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स।
Some other musical instruments commonly used in various parts of the country include the manjira, ghatam and nut, mud pots. These instruments, known as ghana vadya, are played by beating or striking them. Additional instruments in this category include, अब कुछ और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में यूज होते हैं, जैसे कि मंजीरा, घातम एंड नूट। अब इंस्ट्रूमेंट्स को घना वाद्य बोलते हैं और ये कैसे प्ले करे जाते हैं, इनके पे बीट या स्ट्राइक करके। तो इनसे अलग इंस्ट्रूमेंट्स क्या हो गए, जल तरंग एंड बेल्स। ये इंस्ट्रूमेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं इन पे स्ट्राइक करके या बीट करके ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ, जिससे म्यूजिकल नोट्स प्रोड्यूस हो। देन नॉइस पॉल्यूशन। Noise pollution is defined as the excessive noise in our surroundings that cause discomfort and disturbance. Various sources contribute to noise pollution including, अब नॉइस पॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे, ये एक्सेसिव नॉइज है जो हमारी सराउंडिंग्स में क्रिएट होता है, जो डिस्कम्फर्ट या डिस्टर्बेंस कॉज करता है। तो अब जो सोर्सेज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नॉइस पॉल्यूशन में, उनमें क्या आ जाते हैं, नॉइस फ्रॉम व्हीकल्स जैसे कि हॉर्न्स, इंजन्स, ट्रैफिक, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं एनवायरमेंटल नॉइस में। देन बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, फायरवर्क्स, क्रैकर्स, ये लाउड और डिस्ट्रप्टिव साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एंड लाउड म्यूजिक, हाई वॉल्यूम म्यूजिक, अलग अलग सोर्सेज से ये भी मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं। लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन, लाउडनेस जो होती है साउंड की उसको डेसिबल्स में मेजर करते हैं। साउंड लेवल ऑफ अबाउट 90 डेसिबल एंड अबव, स्पेशली व्हेन सस्टेन्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड, जब ये लॉन्ग पीरियड तक चले 90 डेसिबल और उससे ऊपर की साउंड, तो उससे नॉइस पोल्यूशन होता है। ऑब्जेक्टिव, एक्सप्लोर हाउ साउंड रिफ्लेक्ट्स एंड क्रिएट्स इकोस, तो देखना है कैसे साउंड रिफ्लेक्ट करता है और इको क्रिएट करता है। मटीरियल्स रिक्वायर्ड, लार्ज एम्प्टी रूम और हॉलवे एंड स्टॉप वॉच। Procedure, clap your hands and listen for the echo. Measure the time between a clap and echo using a stopwatch. तो आपको क्या करना है, अपने हैंड्स को क्लैप करना है और इको सुननी है, फिर टाइम मेजर करना है आपको क्लैप और इको के बीच में स्टॉपवॉच का यूज करें। ऑब्जर्वेशन, द टाइम डिले बिटवीन, अब जो टाइम डिले है ओरिजिनल साउंड और इको के बीच में वो नोटिसेबल है। कंक्लूजन, साउंड वेव्स क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं सरफेस पे एंड कैन क्रिएट, और वो इको क्रिएट करती हैं अगर डिस्टेंस जो है सफिशिएंट होता है। Give examples of the following. अब हमें examples देने हैं। Provide two examples of how sound needs a medium to propagate. तो आपको क्या करना है, example देना है कि कैसे sound को medium की need होती है propagate यानी travel करने के लिए। तो उसके दो example क्या हो सकते हैं, air से propagate कर सकता है, water से कर सकता है। List two factors that affect the speed of sound. दो फैक्टर जो साउंड की स्पीड को अफेक्ट करते हैं, मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन जिस मीडियम में वो ट्रैवल कर रहा है, एंड टेम्परेचर। नेम टू सोर्सेज, दो सोर्सेज नॉइस पॉल्यूशन के क्या हो जाएंगे, ट्रैफिक नॉइस या कंस्ट्रक्शन साइट्स के पास का नॉइस या फिर लाउड स्पीकर्स हो जाएंगे। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के एग्जांपल गिटार, फ्लूट, सितार, हारमोनियम, ये सब हो सकते हैं। व्हाट आर द कॉमन सोर्सेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, अब कॉमन सोर्सेज बताने नॉइस पॉल्यूशन। इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन कैन हैव वेरियस डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स, नॉइस पॉल्यूशन के काफी इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पर। अब इसके कुछ कॉमन इफेक्ट्स में क्या आ जाता है, हेडेक, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, अगर लाउड नॉइस बहुत लंबे टाइम तक सुनेंगे तो उससे हमारे फ्रीक्वेंटली हेडेक हो सकता है। देन डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग, कंटिन्यूस नॉइस, अगर लगातार नॉइस हो रहा है, कैन मेक इट चैलेंजिंग टू फोकस, फोकस करने में दिक्कत होगी और उससे क्या होगा, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे टास्क पे। एंग्जाइटी, persistent noise can contribute to feelings of anxiety and stress. Sleep disturbances, loud noise can disrupt sleep patterns and lead to insomnia. Irritability, constant exposure to noise can cause irritability and mood swings. Hearing problems, high levels of noise can contribute to temperature or permanent hearing impairment. Anxiety हो सकती है, अगर नॉइज हो रहा है बहुत लंबे टाइम तक तो उससे एंग्जाइटी और स्ट्रेस हो सकता है हमें। लाउड नॉइज की वजह से हमारा स्लीपिंग पैटर्न खराब हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है। कॉन्स्टेंट एक्सपोजर, अगर लाउड नॉइज चलता ही जा रहा है उससे इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। और हाई लेवल जो नॉइज का होता है उससे टेम्पररी या परमानेंट हियरिंग लॉस भी हो सकता है। कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज, chronic exposure to noise has been associated with an increased risk of cardiovascular diseases. Social disturbances, noise pollution can interfere with social interactions and communication, making it difficult to converse comfortably. Fatigue, prolonged exposure to noise can lead to fatigue and reduced energy level. तो अब क्या होगा, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस हो सकते हैं अगर क्रॉनिक एक्सपोजर यानी बहुत लंबे टाइम तक नॉइज से एक्सपोजर होगा तो उससे कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस के चांसेस बढ़ सकते हैं। सोशल डिस्टर्बेंस हो सकता है, नॉइज पॉल्यूशन क्या करेगा, सोशल इंटरेक्शंस और कम्युनिकेशन में इंटरफेयर करता है और कन्वर्स करने में डिफिकल्टी करता है। फटीग हो सकते हैं, उससे क्या होगा, फटीग या फिर एनर्जी लेवल भी रिड्यूस हो सकता है। नाउ वेज टू कंट्रोल नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करा जाए। कंट्रोलिंग नॉइज पॉल्यूशन इज एसेंशियल टू मिटिगेट इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ पे जो हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे उनको रोकने के लिए नॉइज पॉल्यूशन जरूरी है। तो कुछ इफेक्टिव मेजर्स हैं, यूज ऑफ साइलेंसर्स एंड सॉफ्ट हॉर्न्स,
Automobiles should be equipped with effective silencers to reduce engine noise. Horns should be used only when necessary and should be designed to emit lower decibel levels. तो अब साइलेंसर्स और सॉफ्ट हॉर्न का यूज करना चाहिए. तो साइलेंसर का यूज करके इंजन नॉइज को रिड्यूस करना चाहिए और हॉर्न्स जब जरूरी हो सिर्फ तभी यूज करना चाहिए और लोअर डेसिबल लेवल्स के डिजाइन होने चाहिए. रेगुलेट यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स. Implement strict regulations and guidelines on the use of loudspeakers in public places and events. Consider restrictions on the volume and timing of loudspeaker usage to minimize disturbance. तो अब स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए लाउड स्पीकर के यूज पे इन पब्लिक प्लेसेस एंड इवेंट्स और रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए वॉल्यूम पे और टाइमिंग पे लाउड स्पीकर की यूसेज. देन रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ ऑडियो डिवाइसेस. यूज म्यूजिक सिस्टम्स, रेडियोज एंड टेलीविजन एट लोअर वॉल्यूम्स, स्पेशली इन रेजिडेंशियल एरियाज. Encourage the use of headphones or earphones to enjoy personal audio without causing disturbance. तो म्यूजिक सिस्टम, रेडियो या टेलीविजन ये सब लोअर वॉइस पे आपको यूज़ करना चाहिए स्पेशली रेजिडेंशियल एरिया में. और हेडफोन्स या ईयरफोन्स का यूज़ करना चाहिए जब आप पर्सनल ऑडियो एंजॉय कर रहे हैं जिससे कि बाकियों को डिस्टर्बेंस ना हो. Now, discourage fireworks and crackers. Promote eco-friendly celebrations by discouraging the use of fireworks and crackers. These not only contribute to noise pollution but also air pollution. तो इको फ्रेंडली सेलिब्रेशन को प्रमोट करना चाहिए जिससे कि फायरवर्क्स और क्रैकर्स का यूज डिस्करेज करा जाए और ये सिर्फ नॉइज पोल्यूशन में ही नहीं ये एयर पोल्यूशन में भी कंट्रीब्यूट करते हैं इसलिए इनको स्टॉप करना चाहिए. मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी. Ensure regular maintenance of industrial machinery and equipment to minimize noise emissions. Provide workers with air protection such as earplugs or earmuffs in noisy work environment. तो मशीन्स जितनी भी होती हैं इंडस्ट्रीज में उनकी रेगुलर मेंटेनेंस होनी चाहिए जिससे कि नॉइज एमिशन मिनिमाइज हो सके और वर्कर्स को एयर प्रोटेक्शन जैसे कि ईयर प्लग्स या फिर ईयर मफ्स प्रोवाइड करने चाहिए. जोनिंग एंड प्लानिंग. प्लान अर्बन डेवलपमेंट टू कीप नॉइजी फैसिलिटीज सच एज एयरपोर्ट्स, फैक्ट्रीज एंड रेलवे स्टेशंस अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज. Establish clear zoning regulations to minimize noise exposure for residents. Implementing these measures can significantly reduce noise pollution levels and create healthier, more peaceful environments for community. तो अर्बन डेवलपमेंट वो आपको कहाँ प्लान करना चाहिए? रेजिडेंशियल एरिया से दूर, जिससे कि एयरपोर्ट्स, फैक्ट्रीज या रेलवे स्टेशन इनका जो नॉइस है वो रेजिडेंशियल एरिया में लोगों को डिस्टर्ब ना करें. क्लियर जोनिंग रेगुलेशंस होने चाहिए जिससे कि नॉइस एक्सपोजर मिनिमाइज हो सके रेजिडेंट्स का. तो इन सबको समझ के आप नॉइस पोल्यूशन लेवल को कम कर सकते हैं और एक हेल्दियर, पीसफुल एनवायरनमेंट अपनी कम्युनिटी के लिए बना सकते हैं. न्यू वर्ड्स. एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम एक्सटेंट, वो मैक्सिमम एक्सटेंट जहाँ तक वाइब्रेशन मेजर की जा सकती है फ्रॉम द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या साइकिल पर सेकंड, इसको हर्ट्ज में मेजर करते हैं. वाइब्रेशन क्या है? रैपिड बैक एंड फोर्थ मोशन है ऑब्जेक्ट का. ऑसिलेटरी मोशन क्या है? मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन रेगुलर बैक एंड फोर्थ मैनर. ऑडिबल रेंज क्या है? ह्यूमन ईयर की 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. जिस रेंज की फ्रीक्वेंसी, रेंज की साउंड फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं. इंफ्रासाउंड क्या है? जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है. अल्ट्रासाउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है. टिम्बर क्या है? क्वालिटी है या कलर है साउंड का जो उसको यूनिक बनाता है. ईयर ड्रम मेम्ब्रेन है ईयर में जो वाइब्रेट करता है इन रिस्पॉन्स टू साउंड वेव्स. ऑसिल्स क्या है? 3 स्मॉल बोन्स है मिडिल ईयर में जो साउंड वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करते हैं. साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी. साउंड एक टाइप की एनर्जी है जो वाइब्रेशंस की हेल्प से परसीव होते हैं. तो इसको एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रैवल करने के लिए. साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है जो स्ट्राइकिंग, रबिंग, ब्लोइंग या प्लकिंग से हो सकती है. ये कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आते हैं? इसके एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी, ये हमें साउंड्स को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है. तो ह्यूमन ईयर क्या करता है? साउंड वेव्स को सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है जो ब्रेन इंटरप्रेट करता है. ह्यूमन ईयर साउंड्स विद फ्रीक्वेंसी रेंज, उनकी हियरिंग फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है? 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक ह्यूमन ऑडिबल रेंज से बाहर होते हैं. साउंड प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल. साउंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन, अलर्टनेस और एनवायरमेंटल अवेयरनेस में. नॉइज पॉल्यूशन के डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं और उसको हम एंड वेरियस मेजर्स कैन कंट्रोल इट. उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए कुछ वेरियस मेजर्स अप्लाई करके. Darken the correct option in the OMR sheet. Which of the following is not a characteristic of sound? तो अब क्या करना है? हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के मैंने हमें इनके आंसर करने हैं करेक्ट ऑप्शन चूज करके. तो हमें बताने कि इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है साउंड की. दैट इज टेम्परेचर. व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? दैट इज हर्ट्ज. विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर, अब कौन सा पार्ट है ह्यूमन ईयर का जो साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है? दैट इज कॉशिलिया. साउंड वेव्स कैनॉट ट्रैवल थ्रू. साउंड वेव्स वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकता है. एंड विच टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो साउंड प्रोड्यूस करता है थ्रू वाइब्रेटिंग एयर कॉलम्स की हेल्प से जो करते हैं? दैट इज विंड इंस्ट्रूमेंट.
नाउ फिल इन द ब्लैंक. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो किससे ट्रैवल करता है? ट्रैवल्स थ्रू अ मीडियम. मैक्सिमम डिस्टेंस एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव करता है जो अपनी सेंट्रल पोजीशन, तो क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं. टाइम टेकन, जो टाइम लगता है एक कंप्लीट साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट करने में वाइब्रेशन की, उसको क्या बोलते हैं? हम टाइम पीरियड बोलते हैं. लैरिंक्स जो कहाँ लोकेटेड होता है? ट्रैकिया के अपर एंड पे, उसको हम और क्या बोलते हैं? उसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं. लाउडनेस ऑफ साउंड, जो साउंड की लाउडनेस है उसको किस में मेजर करते हैं? हम डेसिबल्स में. नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स. फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द पिच ऑफ साउंड. फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं? साउंड की पिच को डिटरमाइन करता है. अल्ट्रासोनिक साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है. फॉल्स. क्वालिटी ऑफ साउंड को हम टिम्बर भी बोलते हैं. ट्रू. नॉइस पॉल्यूशन से कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज हो सकते हैं. ट्रू. साउंड वेव्स फास्टर ट्रैवल करती हैं गैसेस में एज कम्पेयर टू सॉलिड्स. दैट इज फॉल्स. तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है. आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. आप इसको रीड करो अच्छे से. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एंड हैव अ नाइस